हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे दैनिक जागरण आईएनएक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक में। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्जाइमर, जो पहले तो ज्यादातर 60 साल की उम्र के बाद होता था, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें ये किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है। तो आज के हमारे इस वेबिनार में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अल्जाइमर के साइंस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको आज के अपने एक्सपर्ट से मिलाना चाहती हूँ। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, डॉक्टर शोभित गर्ग जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वेबिनार में। नमस्कार मैम। नमस्कार। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, डॉक्टर केसी गुरनानी जी। नमस्कार सर, आपका भी हमारे इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसी के साथ हम अपने इस वेबिनार को शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर शोभित सर से है। सर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताएं कि आखिर ये टर्म अल्जाइमर होता क्या है। आप इस टर्म को क्लियर करें और साथ ही उन्हें ये भी बताएं कि ये कैसे होता है, इसके मेन रीजंस क्या होते हैं। पहले तो आज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है और इसकी थीम भी यही है कि टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया एंड टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स। तो अल्जाइमर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को एक ये नाम दिया, जो एक विस्मृति की एक पूरी एक बीमारी मानी जाती है। इसमें हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उसमें कुछ प्लाक्स डिपॉजिट होते हैं, और जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स स्पेसिफिकली मेमोरी एरियाज और हमारे जो ऐसे एरियाज जो हमारे एक्टिविटीज़ में एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं, उनमें ये डिपॉजिट होते जाते हैं और उनकी कार्यशैली को ये कमज़ोर करते जाते हैं। और ये जनरली 60-65 ईयर्स के ऊपर जनरली पाया जाता है। और ये इसका जो आंकड़ा है, अगर हम देखें तो दुनिया की जो पॉपुलेशन है, अगर वो 100 करोड़ है तो ये 1 करोड़ लोगों में अल्जाइमर्स डिमेंशिया पाया जाता है। तो ये ठीक ठाक मात्रा में इस समय प्रेवलेंट है। और इसके ये क्यों होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके जेनेटिक कॉजेज भी हैं और इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो इस चीज़ को बाहर आने में सपोर्ट करते हैं। तो अगर उन रिस्क फैक्टर्स को हम पहचानें और उन रिस्क फैक्टर्स को अगर हम जाने तो इससे हम काफ़ी मात्रा में इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एजुकेशन स्टेटस, हमारा क्या कहते हैं लाइफस्टाइल, जैसे कि वेट हो गया, अल्कोहल, स्मोकिंग, इवन एयर पोल्यूशन अब कहा जाता है कि इम्पोर्टेंट है। हियरिंग, तो बड़े 60-65 प्लस में हियरिंग इश्यूज आते हैं, तो हियरिंग अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। डिप्रेशन एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। मिड लाइफ आइसोलेशन, अगर मान लीजिए कि कोई आदमी बहुत सोशल नहीं है, मान लीजिए रिटायरमेंट के आसपास वो सोशल होना बंद कर देता है, वो अपने ऑफिस जाना बंद कर देता है, तो वो सोशल आइसोलेशन अपने आप में एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। पदार्थ जैसे शराब का सेवन करना हेवी क्वांटिटीज में, ये एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। ऐसे ही बहुत सारे विभिन्न रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जी सर। मेरा अगला सवाल डॉक्टर गुरनानी सर से है। सर, डेमेंशिया और अल्जाइमर में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि डेमेंशिया क्या होता है और अल्जाइमर और डेमेंशिया के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए, जिनको अल्जाइमर होता है उनको डिमेंशिया तो होता ही है, लेकिन डिमेंशिया के अपने आप में अल्जाइमर के अलावा और भी दूसरे कई कारण होते हैं। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, सर में चोट लगी, हेड इंजरी हो गई, तो उसके बाद उसकी याददाश्त की जो क्षमता है वो काफी कम हो जाती है, तो वो भी डिमेंशिया का केस है, लेकिन वो हेड इंजरी के बाद का डिमेंशिया है। जैसे दिमाग में कोई ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, तो ट्यूमर की वजह से दिमाग काम नहीं कर पा रहा है और उसको भी डिमेंशिया हो जाता है, तो उसको डिमेंशिया है, लेकिन वो अल्जाइमर नहीं है। अल्जाइमर वो होता है जिसमें कि बिना किसी कारण के आहिस्ता आहिस्ता स्लोली दिमाग की कार्य करने की क्षमता जो है कम होती जाती है। इसके अंदर दिमाग की जो सेल्स होती हैं, देखिए ये तो पता नहीं पड़ेगा कि दिमाग की सेल्स कैसी हैं, तो वो जो पोस्टमार्टम के बाद जब ऑटोप्सी करते हैं तभी पता पड़ता है, वरना पैथोलॉजिकल ये देखा जाता है कि जिनको ये बीमारी होती है, जिनको आहिस्ता आहिस्ता भूलने की आदत बनती जाती है, वो डे बाई डे ये प्रोग्रेसिव होती है, बढ़ती जाती है। आज भूलने की आदत कम है तो 6 महीने बाद ये और बढ़ जाएगी,
आहिस्ता तो और बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि इतनी बढ़ जाती है कि इंसान अपने आप का नाम भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। वो अपने घर वालों को भूल जाता है, अपने बच्चों को भूल जाता है। तो जैसे छोटा बच्चा हो जाता है, उसकी वैसी हालत हो जाती है, तो वो अल्जाइमर होता है। दूसरे डिमेंशिया में एक सडन होता है, हेड इंजरी हुई, 10 दिन 1 महीने बाद देखेंगे कि उसकी सारी याददाश्त की क्षमता खत्म हो गई है। ट्यूमर हो गया तो जैसे जैसे ट्यूमर की रफ्तार बढ़ती है, उसकी याददाश्त की क्षमता भी उसी हिसाब से कम होती जाती है। तो मेन फर्क यही है। डिमेंशिया में कई कारण होते हैं, जिसमें अल्जाइमर भी एक कारण है। अल्जाइमर के अलावा और 100 कारण और होते हैं। इसलिए अगर किसी को डिमेंशिया है, तो हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उसको अल्जाइमर है और इसका कोई इलाज नहीं है, वो लाइलाज। क्योंकि डिमेंशिया में कई कारण ऐसे होते हैं। मान लीजिए ट्यूमर है या ब्रेन के अंदर का पानी होता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो उनका अगर सही टाइम पे सही उपचार हो जाता है, तो डिमेंशिया वापस ठीक होने लगता है। ऐसे ही एक और बीमारी, कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन, डिप्रेशन। आम जाम बीमारी है, कई लोगों को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में भी कई बार जो है डिमेंशिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन का जो मरीज आता है, वो कई बार शिकायत करता है कि डॉक्टर मैं पढ़ नहीं पाता, मेरी याददाश्त की क्षमता कम हो गई है। एक 20 साल का लड़का आता है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ सब भूल जाता हूँ। तो वो भी देखा जाए तो है तो भूलने की आदत, लेकिन भूलने की आदत है। ये जो लक्षण है वो है तो डिमेंशिया के, लेकिन ये सूडो डिमेंशिया कहते हैं उसको। ये डिमेंशिया ना होकर के डिमेंशिया जैसा है, उसको अगर सही टाइम पे उपचार मिल जाता है, सही डायग्नोसिस हो जाए, तो ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं। तो डिमेंशिया एक विस्तार बड़ा ग्रुप है, अल्जाइमर उस बड़े ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा है। जी समझ गई मैं सर, थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल शोभित सर से है। सर, अल्जाइमर की जो इनिशियल स्टेज है, उसमें ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हाँ अब ये व्यक्ति अल्जाइमर से ग्रसित हो चुका है? मतलब ऐसे कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं जो ये बता सकते हैं कि अब धीरे धीरे वो अल्जाइमर की तरफ बढ़ रहा है? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम यही समझाते हैं कि इनिशियल लेवल पे, स्टेज पे से पकड़ा जाए। अदरवाइज अगर ये बहुत लेट हो गया तो फिर ये तो एक कॉमन सेंस की बात हो जाती है कि अगर कोई पेशेंट को कुछ याद ही नहीं है, वो घर वालों को पहचान ही नहीं रहा है, या अपनी कार्यशैली पूरी बिगड़ गई है, अपना अपना सेल्फ केयर पे बिल्कुल ध्यान नहीं हो पा रहा है, ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, अपना वॉशरूम नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो अगर ऐसी स्टेज है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिमेंशिया में पेशेंट चले गए। बट इम्पॉर्टेंट रेलेवेंस आता है जब हम शुरुआत कैसे पकड़ें। तो कुछ कुछ सटल चीजें हैं जो मैं बताता हूँ। पेशेंट्स सब्जेक्टिवली बोलते हैं कि मैं भूलना शुरू कर रहा हूँ, या घर वाले नोटिस करते हैं। कभी कभी गाड़ी चला के वो सेम रास्ते से डेली जाते हैं, बट कभी कभी वो रास्ता भूल जाते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं बिना रियलाइज करे। इन्हें वॉन्डरिंग बिहेवियर कहते हैं। कभी कभी पेशेंट्स अचानक से उनके व्यवहारिक चेंज आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वो बहुत अत्यधिक कंजूस हो जाते हैं 60-65 के बाद। जी ये बड़े कंजूस हो गए, पहले तो ये काफी दयालु स्वभाव के थे। तो ऐसे स्वाभाविक चेंजेस आ जाना, उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई सामान चोरी ना कर ले, तो वो अपनी पोटली सब बोरिया बिस्तरा एक जगह बांध के रखते हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं। वो अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मेरे साथ जो हस्बैंड है या वाइफ है, वो मेरे को कहीं छोड़ के ना चले जाए, मैं अकेले रहेगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, तो उनके पीछे पीछे साथ साथ में रहते हैं। वो इस तरह की अत्यधिक चिंताओं में भी जाते हैं। तो सिर्फ भूलने के अलावा ये सब भी छोटे छोटे बिहेवियर्स हमें डायरेक्ट करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि डिमेंशिया का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, या स्पेसिफिकली अल्जाइमर्स का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसके इनिशियल स्टेज में हम इसे माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी कहते हैं, जिसमें कि ये प्रॉपर डिमेंशन में तो नहीं गए, इनकी बेसिक एक्टिविटी जो है, जो डेली जो कार्यशैली है वो तो इंटैक्ट है, बट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज ये पेशेंट्स नहीं कर पाते। तो इस समय अगर इसे पहचाने तो फिर हम लोग कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को इन प्लेस रख सकते हैं। जी सर, लेकिन अल्जाइमर या फिर और किसी भी तरह के जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, तो इनमें कोई डिफरेंस होता है कि यार ये कह ले कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं? देखिए, अल्जाइमर्स जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट में सर ने बताया कि अल्जाइमर्स 60-65 में शुरू होगा, स्लोली धीरे धीरे वो डेवलपमेंट आएगा। कई बार तो आप देखेंगे कि 1.5-2 साल से भूलने के लक्षण शुरू हो जाते हैं फैमिली मेंबर्स में, बट परिवार वालों को वो डिटेक्ट नहीं होते हैं जब तक कि मान लीजिए कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं हो गया,
या कोई बड़ी घटना नहीं घट गई, तब जाकर वो कहते हैं नहीं जी तो हाल ही में शुरू हुआ है। जब हम सिम्टम चैटिंग करते हैं पता चलता है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो एक स्लोली बिल्डिंग एंटिटी होती है अल्जाइमर्स, तो इसलिए डेंजरस भी होती है। कोई चीज़ सडनली किसी में बदलाव आए तो वो ईजी होता है पिक करना। तो एक तो ये चीज़ रहती है। दूसरा, अगर हम और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें, जैसे कि एनकेफेलाइटिस हो गया है, ब्रेन के इन्फेक्शंस हो गए, है ना, उसमें और भी सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे दौरा आएगा, उसमें कोई ना कोई मूवमेंट डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई आपके इन्फेक्शंस की हिस्ट्री मिलेगी। तो ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बट इसको हम सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ एक साथ क्लब करें, वो उसमें हमको क्लिनिकल इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। जी जी, थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल डॉक्टर गुरनानी सर से है कि सर इसकी इनिशियल स्टेज में जब पेशेंट को पता चल जाए कि हाँ उसे अल्जाइमर है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? मतलब कैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर कौन से टेस्ट कराने चाहिए? सर आपका माइक ऑफ है। जी मैं तो नहीं, माइक तो ऑन है मेरा यहाँ पर, आपकी तरफ ऑफ कर दिया। अब ठीक है सर? जी ठीक है जी सर जी। जो व्यक्ति जिसको एल्जाइमर होता है उसको अधिकतर तो ये ऐसे ही नहीं होता कि उसको एल्जाइमर होना है। ये तो जो उसके साथ रहने वाले लोग होते हैं या आसपास के लोग होते हैं, घर के लोग होते हैं, उनको लगता है कि इनके व्यवहार में कुछ ऐसा परिवर्तन आ रहा है जो कि पहले नहीं होता था। मान लीजिए एक हाई क्लास ऑफिसर है, कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, अचानक अपनी गाड़ी रोक करके अपने ड्राइवर को बोलते हैं, एक ठेल वाले गोलगप्पे की चाट देखते हैं, ठेल को देखते हैं और उसको गाड़ी को रुकवा करके सड़क पे खड़े होकर गोलगप्पे खाने लगते हैं, या मूंगफली लेकर के मूंगफली को खाने लगते हैं सड़क पर। एक वेरी हाई ऑफिशियल जो कभी सड़क पे नीचे नहीं उतरा, जिसने किसी बात नहीं करी, वो ऐसा करने लगता है। लेकिन चाबियां भूलना, पर्स भूलना, ये तो बहुत कॉमन है, अधिकतर लोग भूलते हैं। लेकिन सडन अगर कोई व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है जो कि उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं खाता है, तो घर वालों के लिए सबसे जरूरी है कि वो सचेत हो जाए। क्योंकि जैसे डॉक्टर शोभित ने कहा, अर्ली डायग्नोसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर घर वालों को लगता है कि हाँ इनमें कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं जो कि ऐसे पहले नहीं होते थे, तो सर्वप्रथम उनको किसी अच्छे फिजिशियन, साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, किसी से बात करें और उनके अपनी प्रॉब्लम बताएं कि इनके व्यवहार में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि पहले नहीं थे। जिस व्यक्ति को एल्जाइमर हो रहा होता है, जिसकी याददाश्त कम हो रही होती है, वो कभी ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि उसकी याददाश्त कम हो रही है। इससे वो फाइट बैक करता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, ये घर के लोग मेरे को जबरदस्ती यहाँ ले आए। तो ऐसे केसेस में तो जब डिटेल्ड एनालिसिस होता है तभी निकल के सामने आता है कि हाँ उनमें कुछ कमी है। कई तरह के लोग होते हैं, एक हाईली इंटेलिजेंट है, एक कम पढ़ा लिखा आदमी है। रूटीन टेस्ट में तो देखिए अगर छोटे मोटे सवाल पूछेंगे तो जो कम पढ़ा लिखा है उसको तो पकड़ में आ सकता है, लेकिन एक मैथमेटिक्स का मान लीजिए प्रोफेसर है जिसकी गणित बहुत अच्छी रही है, तो उसका जो डिटेरेशन होगा वो उस लेवल तक नहीं आएगा जितना कि एक कम पढ़े लिखे का होगा। तो ऐसे केसेस में ये देखते हुए कि उस व्यक्ति की पहले पर्सनैलिटी क्या रही है, उसकी स्टैंडिंग क्या रही है, उसके हिसाब से उसका डायग्नोसिस होना चाहिए और सही टेस्ट लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए कभी सूखा पड़ जाए और खेत में फसल सूखने लगे, कुछ पत्ते होते हैं जो मुरझा जाते हैं, कुछ पत्ते होते हैं जो कि बिल्कुल सूख के जल गए होते हैं। जो पत्ते मुरझाए होते हैं उनको अगर वापस आप पानी देते हैं तो पत्ता जो है वापस हरे भरे होने के उसके चांसेस होते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हम घर से बाहर चले जाए, मनी प्लांट है, पानी कम हो गया, मनी प्लांट मुरझाने लगता है, आपने आगे पानी डाला तो वही मुरझाया पौधा वापस से हरा हो जाता है। वही हाल दिमाग का है। अगर आपने सही टाइम पे देखा कि इनकी याददाश्त कम हो रही है, इनको एल्जाइमर होने वाला है, तो सही टाइम पे उसको पहचानिए और फिर देखिए कि उसका कारण क्या है। कहीं कोई कारण तो नहीं जिसकी वजह से की याददाश्त कम हो रही है। तो वो कारण जो कि एल्जाइमर में उसको बढ़ाते हैं उनको ढूंढिए। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, स्ट्रेस है, और भी कई सारे कारण हैं। अगर ऐसा कोई कारण पकड़ में आ जाता है तो उसको दूर करिए, पहली बात ये तो आप कारण को दूर करिए। दूसरा तरीका है माइंड की ऐसी एक्सरसाइज कराएं, जैसे कि आप मुरझाए हुए पत्ते को पानी देते हैं, ऐसे इस समय उसकी जो सेल्स दिमाग की मुरझा रही हैं उनको आप ऐसा खुराक दें
कि वो वापस से पनप सके, और उसमें इम्पोर्टेंट है दिमागी एक्सरसाइजेस, सुडोकू या कोई भी ऐसी माइंड की एक्सरसाइज जो भी आप जिससे माइंड ज्यादा एक्टिवेट हो। आजकल हर मोबाइल में कोई ना कोई ऑनलाइन गेम होता है, फ्री होता है, कोशिश करेंगे कि वो ऑनलाइन गेम करें, अपने आप में बैठे बैठे छोटे मोटे गेम या कुछ पजल को सॉल्व करें, या और भी ब्रेन स्टिमुलेटिंग कई एक्सरसाइजेज है। जैसे कि मान लिया वो लेफ्ट हैंडर है तो उसको बोले आप राइट हैंड से खाना खाएं, राइट हैंडर है तो उसको बोले आप लेफ्ट हैंड से खाना खाएं, या जैसे आप रोज जिस हाथ राइट हाथ से लिखते हैं उनको बोले आप कुछ दिन तक लेफ्ट हैंड से लिखा करेंगे, जिस पलंग पर आप सोते हैं उस पलंग पर सोने के बजाय दूसरे पलंग पर सोएं, आप जिस डायरेक्शन में सोते हैं उस डायरेक्शन न सो करके दूसरी डायरेक्शन में सोएं। तो इस तरह से कई ऐसी एक्सरसाइज हैं, अगर समय मिला तो आपको बताऊंगा कि ब्रेन स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइज क्या क्या होती है, कैसे कर सकते हैं। अगर उनको इस समय स्टार्ट करें तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और थर्ड हम आएंगे ट्रीटमेंट पे, फार्माकोलॉजी जो दवाइयाँ हैं वो, प्लस घर वालों का व्यवहार क्या होना चाहिए, ये सब बातें हैं जो कि हमको एक साथ करते हैं तो काफी फर्क पड़ता है। सर लेकिन अगर देखा जाए तो अल्जाइमर के जो सबसे ज्यादा पेशेंट है वो किस एज में होते हैं, मतलब टीन एज में होते हैं, एडल्ट एज में होते हैं, या फिर ओल्ड एज में तो होते ही है, बट उसके अलावा किस एज में सबसे ज्यादा इनके पेशेंट देखने मिलते हैं? 50 साल की उम्र पर भी मेरा एक आध पेशेंट मैंने 45 ईयर्स की एज पे भी देखा है, 45 साल की उम्र पर भी, लेकिन 50 पे तो कई सारे देखे हैं। क्योंकि जो हमारा आज का भौतिकवाद जो जमाना हो रहा है, जिस जीवन शैली में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, आखिर इसका अंत क्या होगा? आखिर जो आप प्राप्त कर रहे हैं, अगर गलत तरीके से हम प्राप्त कर रहे हैं तो कुछ उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। आज आप देखिए ऑफिस में बच्चा सुबह जाता है, रात को लौटता है, रात को भी ऑफिस का काम घर पे लेके आता है, सोने का टाइम नहीं मिलता, किसी घर पे बात करने का टाइम नहीं मिलता, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है। तो आखिर ये जिंदगी उसके माइंड को, उसको बॉडी को कब तक खींच पाएगी? 10 साल, 20 साल, एक समय आएगा तो वो रस्सी टूट जाती है। तो रस्सी कब टूटे, इंसान की किस्मत के ऊपर में को, वरना हम अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि एल्जाइमर को हम दावत दे रहे हैं कि आओ एल्जाइमर जल्दी आ जाओ, हमें आपका इंतजार है। तो अगर ये आज की यंग जनरेशन ये नहीं समझेगी कि पैसा कमाने की होड़ में या तो आगे बढ़ने की होड़ में कि हमको टॉप पोजीशन पहुंचना है, हमको मैनेजर बनना है, हमको एग्जीक्यूटिव बनना है, सीईओ बनना है, तो उनकी तो कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप रिसेंटली आपने पढ़ा होगा न्यूज, एक बड़ी मल्टी कॉर्पोरेट में जो है एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसका कारण उस लड़की ने माँ ने यही कहा कि जो वर्क कल्चर है उसकी वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड किया। उसने आज सुसाइड किया, अगर आज सुसाइड नहीं करा होता उसने तो 20 साल बाद उसको डिमेंशिया हो गया। तो ये जो वर्क कल्चर हमारा है, अगर वर्क कल्चर को हम नहीं चेंज करेंगे तो जो 60 साल की उम्र आज हम कहते हैं एल्जाइमर 60 साल के बाद होता है, आने वाले समय हम ये कहेंगे कि 40 साल के बाद जब माइंड आहिस्ते आहिस्ते कमजोर होने लगे, ज्यादा कम होने लगे, उसको एल्जाइमर कहते हैं। तो परिभाषा को बदलने में देर नहीं लगेगी, सिर्फ वक्त इंतजार है वक्त का। जी जी सर, मेरा अगला सवाल शोभित सर आपसे है कि सर एल्जाइमर की कितनी स्टेजेस होती हैं, साथ ही ये इंसान कैसे पता लगा सकता है कि जो पेशेंट है वो अब एल्जाइमर की कौन सी स्टेज में है? देखिए, इसमें एक तो प्री डिमेंशिया स्टेज होती है, जिसमें जो सबसे कॉमन कंप्लेंट आती है जिसमें पेशेंट खुद कहते हैं कि हम भूल रहे हैं, बट जब हम उनके टेस्ट करते हैं, जब उनकी हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी लगाते हैं तो उसमें आप सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स नहीं पाते। इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि अर्लीस्ट फीचर आते हैं कि हल्के हल्के स्वाभाविक चेंज आना, हल्की हल्की मेमोरी स्लिप करना, वॉन्डरिंग हो जाना, मतलब रास्ता भूल जाना, बहुत हल्के फुल्के सिम्टम जब नजर आते हैं, मगर टेस्ट में आना शुरू हो जाता है। दैट इज माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जिसमें बेसिक एक्टिविटीज आपकी प्रिजर्व रहती हैं बट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज आप पेशेंट्स नहीं कर पाते जो उनके लिए कॉम्प्लेक्स होती हैं, बट रूटीन एक्टिविटीज ठीक रहती हैं। फिर जब थर्ड स्टेज आती है, जब हम डिमेंशिया पर से प्रॉपर में चले जाते हैं, तो उसमें फिर उनके टेस्ट भी अब नॉर्मल आते हैं, उनकी बेसिक एक्टिविटीज जैसे नहाना धोना, अपना ध्यान देना, कपड़े पहनना, उसमें भी हैम्पर होना शुरू हो जाता है। चेहरा बचाना, लोगों को बचाना, खाना खाना भूल जाते हैं। आज एक पेशेंट बताए थे कि जी वो अपने मुंह में उंगली डाल देते हैं, बार बार उसी को रखते हैं, उनको लगता है कि वो ब्रश कर रहे हैं उससे, क्योंकि वो अपनी उंगली का इस्तेमाल करना भूल गए। फिर एडवांस डिमेंशिया में जब बिल्कुल ही पेशेंट डिपेंडेंट हो जाते हैं फैमिली मेंबर्स पे, तो वो एडवांस डिमेंशिया की से जाती है, जब कोई भी आइलैंड ऑफ मेमोरी
नहीं बच पाती। कई बार आप देखेंगे तो पेशेंट्स लोग हमें कंप्लेन नहीं करते हैं, जब हम उन्हें कहते हैं कि अल्जाइमर्स का रिस्क बन रहा है, डिमेंशिया का रिस्क बन रहा है, तो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब 20 साल पुरानी बात याद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना श्रोताओं को कि जो मेमोरी लॉस होता है वो रीसेंट टू रिमोट होता है, वो अब से पीछे जाता है। तो रीसेंट मेमोरी, आज की मेमोरी पहले गायब होती है। हमारे को लगता है कि 20 साल पुराना याद है तो बहुत अच्छा इनका माइंड चल रहा है, ऐसा नहीं है। डिमेंशिया द मेमोरी लॉस अभी से फिर पीछे जाता है, और जब ऐसे में फिर वो, क्योंकि अभी की मेमोरी, अभी का ब्रेन सिस्टम अच्छा से काम नहीं करता है, तो फिर पुरानी और आज की एक्टिविटीज को पेशेंट कई बार मिक्स कर लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो 20 साल की हरकतें हैं वो अभी भी हो रही है। तो ये सब बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मिलते हैं। और ऐसे जैसे गुरुनानी सर ने बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ब्रेन रिजर्व का कॉन्सेप्ट, कि हम जितनी पढ़ाई करते हैं, हम जितने गेम्स खेलते हैं, हम जितना हमारा अच्छा एजुकेशन लेवल है, जो हमारे इंडिया का जो अभी मेन एजुकेशन लेवल है ग्लोबल एजुकेशन लेवल से कम है, तो वो सब हमारे ब्रेन रिजर्व को बढ़ाता है। एक तरीके से हमारी जो टैंक है उसमें पेट्रोल ज़्यादा डालता है, तो जितना ज़्यादा पेट्रोल होगा उतनी ही गाड़ी लंबी चलेगी, उतने ही हम डिमेंशिया से इम्यून होंगे। बट अगर हम वही रूटीन एक्टिविटी डेली करते जाएंगे तो वो पेट्रोल कम होता जाएगा। तो हमें भी नोवल एक्टिविटीज करना, आज की तारीख में इतनी सारी गैजेटलाइजेशन हो रही है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो अपने रूटीन्स के हटके भी कुछ चीज़ें करना, अपने रिफ्लेक्स बिहेवियर्स को चेंज करना, चैलेंज करना, जैसे सर ने बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप को इम्यून करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। बट जितना ज़्यादा आपका पेट्रोल है गाड़ी में, जब डिमेंशिया आता है तो डिक्लाइन भी उतना ही फास्ट होता है। आएगा लेट, बट वो आपको बहुत मैसिवली हिट करेगा। जैसे डॉक्टर जब हमारे पास आते हैं डिमेंशिया की बीमारी लेके, अल्जाइमर्स की बीमारी लेके, तो उनका प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होता है। तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड मान लीजिए। जी जी जी। मेरा अगला सवाल डॉक्टर गुरनानी सर से है। सर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आखिर अल्जाइमर का ट्रीटमेंट क्या है, और ये जो दवाई होती है इससे क्या सिर्फ इसको दबाया जा सकता है, या फिर ये एक इनिशियल स्टेज या मिड स्टेज या फिर लास्ट स्टेज में जाकर दवाइयों के जरिए इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है, या सिर्फ इसे दबाया जा सकता है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि कोई भी अगर मरीज आता है जिसको कि आप डायग्नोस करते हैं कि उसको अल्जाइमर है जी, तो उसके घर वालों को एकदम से ये कहना कि साहब इसकी कोई दवा नहीं है, उनको निराश और हतोत्साहित कर देता है। जी, और फिर वो सोचते हैं जब कुछ हो ही नहीं सकता तो हम क्यों मेहनत करें। जी, जी, इसलिए कि आशा की किरण हमेशा हमको दिखानी चाहिए, और ये आशा की किरण मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठी आशा की किरण है, जी, क्योंकि कई बार हमने देखा है जो मरीजों में जिनका मुझे लगता था कि बिल्कुल डिमेंशिया है, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मैं उनको कहता था कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए, दवा दीजिए, थोड़ी इनकी देखभाल करिए। और अंजलि जी, आप विश्वास नहीं करेंगी कि ऐसे कई केसेस हमारे पास आए लौट करके, जो कि बिल्कुल सब कुछ भूल चुके थे, लेकिन अब वो काफी बेहतर हद तक है। मैं ये कहूंगा कि 50% इंप्रूवमेंट हो गया उनको। जी, जी, जी। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनका डायग्नोसिस गलत था, डायग्नोसिस सब कुछ सही था, और उनको बिल्कुल याददाश्त खत्म हो चुकी थी, वो अपना नाम तक नहीं बता पा रहे थे, किसी को पहचान तक नहीं पा रहे थे। और कुछ दवाओं के बाद और कुछ घर वालों की मेहनत के बाद वो व्यक्ति अगर अपना नाम बता रहा है, अपने लैट्रिन बाथरूम जा पा रहा है, तो मैं कहूँगा कि बहुत एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो निराशा तो कभी नहीं रखनी चाहिए, जब तक कि आप बिल्कुल कोशिश करें। हाँ, तो आप कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ टाइम बाद 6 महीने साल भर बाद देखें जो आपने पूरी कोशिश कर ली और कुछ भी नहीं हो पा रहा, तब ये कहें कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जी, तो सवाल आता है कि जी जी, जी सर जी। मेरा इसी से एक जुड़ता हुआ सवाल था कि ये कितने % तक इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये सक्सेसफुल होता है? मैं कहता हूँ ना आपसे कि कई केसेस ऐसे आए में हमारे पास जो कि हमें लगता था कि इनमें 0/0% की इम्प्रूवमेंट होगा, और 10 में से मैं कहूँ 3 पेशेंट तो 50% इम्प्रूवमेंट की स्टेज पे पहुंच गए। तो 10 में से 3% जिसमें वो 0 की उम्मीद थी, अगर 30% भी मतलब वो ठीक हो गए तो कम नहीं है। जी, जी, जी। तो इसलिए ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि कुछ नहीं हो सकता। जी। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, शोभित सर आपसे है कि सर ये जो ट्रीटमेंट होता है तो इनकी दवाओं का कोई साइड इफेक्ट भी होता है उस पेशेंट के ऊपर? देखिए, जनरली जितनी भी दवाइयाँ हैं, अगर हम लोग सब प्रॉपर
रैशनली एग्जामिनेशन करके प्रॉपर टेस्ट करा के शुरू करते हैं, और अगर हम लोग रैशनल डोज में देते हैं तो साइड इफेक्ट्स के बिल्कुल मिनिमल है। खास तौर पे जितने भी मस्तिष्क को एनहेंस करने की दवाइयां हैं जो कहते हैं कि डिमेंशिया के डिक्लाइन को रोक सकती हैं, तो वो सेफ है। लॉन्ग टर्म में भी छोटे मोटे साइड इफेक्ट जैसे पेट में हल्का फुल्का गैस्ट्राइटिस हो जाना, हल्की फुल्की नौजिया हो जाना, इसके अलावा आपको कोई बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स दिखेंगे नहीं, और बशर्ते वो एक प्रॉपर ट्रेन्ड पर्सन के द्वारा शुरू की जाती हैं, तो उनके जो भी खतरे हैं, जैसे कि हम लोग कुछ दवाइयों को हार्ट के पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं, तो अगर वैसे दी जाती हैं तो ये सेफ रहती हैं। जी 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 सर, मेरा अगला सवाल गुरनानी सर आपसे है कि जो एल्जाइमर है ये क्या जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है? मतलब क्या एक पीढ़ी को अगर ये है तो उसकी अगली पीढ़ी को इससे खतरा हो सकता है? किसी और को पहले अल्जाइमर हो चुका है, याददाश्त प्रॉब्लम हुई है, तो उसकी आने वाली संततियों में, फैमिली में इसके चांसेस कुछ ज्यादा हैं। और इसलिए जो शुरुआत में जब अल्जाइमर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के दोस्त हुआ करते थे क्रेपलिन, दोनों ने इस पे काम किया था, और उन्होंने इसको एक हेरिडिटल डिजीज भी घोषित किया था। ये बीमारी जो है हेरिडिटी की तरह से, इसलिए कुछ ये देखा गया कि चांसेस ज्यादा होते हैं फैमिली में जिनको किसी को ये अल्जाइमर हो चुकी होती है। इसे हेरिडिटी का जेनेटिक कारण हो सकता है, लेकिन अभी तो कोई इसकी डेफिनेट पता नहीं पड़ा है कि जिसके द्वारा कहा जा सकता है कि हाँ वाकई में कोई जेनेटिक इवेंट है, लेकिन चांसेस ज्यादा हैं थोड़े बहुत। इसलिए सिवाय ये जो कारण हैं इसके अल्जाइमर के, जो हम आज कहते हैं कि स्ट्रेस, अल्कोहल, इनके अलावा भी एक हेरिडिटी या जेनेटिक फैक्टर है जो कि बीमारी को करता है। जी सर जी। मेरा अगला सवाल शोभित सर से। सर मैं चाहूंगी कि आप हमें और हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसी टिप्स दे सकें जिसे हम अपनी डेली रूटीन में शामिल करके अपनी डाइट और एक्सरसाइज के जरिए कुछ हद तक अल्जाइमर से बच सकें। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंजलि जी। सबसे पहले बच्चों को पढ़ाएं, उनका जितना ज़्यादा एजुकेशन स्टेटस है उसको आप बेहतर बनाएं, उनको फिजिकली एक्टिव बनाएं, उनको एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे रूल बना लें कि बच्चे ये एक्सरसाइज डेली करें, उनकी एक सेकंड हैबिट बनाएं। तो एजुकेशन एंड एक्सरसाइज जो हमारा सेकंड नेचर बनना चाहिए। सेकेंडली, नशे के पदार्थों से हमें दूर रखें। कोई भी डिप्रेशन का लक्षण या तनाव का लक्षण आता है तो इमीडिएटली हेल्प लें। जब उम्र बढ़ती है तो अकेलेपन से उन्हें बचा के रखें। जब बच्चे होते हैं, हम किशोरावस्था में होते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हम लोग घिरे रहते हैं, पर आफ्टर मिड लाइफ या जब हम 50, 55, 60 साल की उम्र में होते हैं तो कहीं ना कहीं अकेलापन आता है, उसे अवॉइड करें। हम अपनी हियरिंग एड्स, इन सब चीज़ों से अपने आप को, अगर हियरिंग लॉस है तो उसे इनिशियली लेवल पे चेक कराएं, और अगर कोई उसकी मदद चाहिए जैसे हियरिंग एड्स है तो उसका सहारा लें। हम टोबैको को अवॉइड करें, ओबेसिटी को अवॉइड करें। तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम लोग 40 से 50% एज पर लैंसेट कमीशन हम डिमेंशिया के प्रेवलेंस को रोक सकते हैं। तो अगर हमने उसे रोक लिया तो ये जो 1 करोड़ का आंकड़ा है ये 60 लाख में आगे रुक जाएगा। जी सर, बहुत सही बात कही सर आपने। चलिए अब समय आ गया है हमारे इस वेबिनार को वाइंड अप करने का। मैं इस वेबिनार के वाइंड अप करने से पहले अपने जो डॉक्टर्स हैं शोभित सर और गुरनानी सर, उनको थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगी। सर आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड व्यूअर्स, आप भी अपना ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मिलेंगे आपसे जल्दी ऑन सेम प्लेटफॉर्म किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Thank you, sir. Thank you.